अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैंने एक नज़र इस पर डाली और खामोशी से कमरे से निकल गया। मेरे कदम खुद ब खुद अपनी साली के कमरे की जानिब उठ रहे थे। मैं जानता था कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। मेरी 14 साला साली इस कदर हसीन और खूबसूरत थी कि मैं चाहकर भी इस पर से नज़र नहीं हटा पाता था। और फिर जब वो खुद ही मेरी दीवानी हुई तो मैंने भी अपने बहकते कदमों को रोकना मुनासिब ना समझा। और जब मैंने देखा कि रात मेरी बीवी गहरी नींद सो रही है तो मैं खामोशी से अपने कमरे से निकल आया। मुझे रुबीना के कमरे की तरफ जाना था। मैं देखना चाहता था कि जो चलते फिरते क़यामत उठाती है वो सोते में कैसी लगती होगी। इससे ज्यादा का मेरा और कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसे देखकर मैं खुद पर से पूरी तरह काबू खो बैठूंगा। सर्दी के मौसम में भी मेरे वजूद से पसीने फूट रहे थे। मेरे अंदर जज्बात की एक आग जल रही थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाता रुबीना के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा बंद था। मैंने जैसे ही हैंडल पर हाथ लगाया तो वो खुलता ही चला गया। इसका मतलब था कि रुबीना दरवाजा लॉक करके नहीं सो रही थी। मेरा दिल खुशी में तेजी से धड़कने लगा। मैं बस रुबीना को एक नजर देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर सोई हुई रुबीना को देखकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया। मुझे लगा था कि रुबीना सर्दी की वजह से कोई कंबल वगैरह ओढ़ कर सो रही होगी और मैं बस उसके चेहरे को देखकर पलट जाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर तो मैं दंग ही रह गया था। इतनी शदीद सर्दी के बावजूद भी उसने कोई कंबल नहीं ओढ़ा हुआ था, बल्कि वो जिस तरह के लिबास में थी उसे देखकर ही मैं दंग रह गया था। एक 14 साला लड़की रात को सोते वक्त इस तरह का लिबास पहन सकती है, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी तो बीवी ने कभी मेरे लिए ऐसा लिबास नहीं पहना था। वो सुर्ख रंग की बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी में थी, जिसमें से इसका वजूद पूरी तरह झलक रहा था। वो नींद में भी गजब ढा रही थी और मेरे लिए इस पर से नजर हटाना मुश्किल था। मैं जो ये सोचकर आया था कि बस कुछ ही देर में लौट जाऊंगा, अपने आप में बेबस हो गया था। ना चाहते हुए भी मैंने कुछ कदम इसकी तरफ बढ़ाए थे और इसके मखमली चेहरे को अपनी उंगलियों से छू लिया था। मेरी इस हरकत पर इसके वजूद में जुम्बिश हुई थी और इसने कसमसा कर पहलू बदला था। मेरा सांस सीने में ही अटक गया था। अगर उसकी आंख खुल जाती और वो रात के इस पहर मुझे अपने कमरे में देख लेती तो क्या होता, ये सोचकर ही मुझे खौफ महसूस हुआ था। मैंने जल्दी से पीछे हटना चाहा, लेकिन नींद में ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो भी इतनी कस के कि मैं इससे अपना हाथ नहीं छुड़वा सका। बेसाख्ता ही मैं इसके करीब हुआ था। रात के इस पहर मध्यम सी रोशनी में वो मेरे इस कदर करीब थी कि मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैं खुद को इससे दूर करना चाहता था, लेकिन उसकी गिरफ्त में फंसा हुआ था। और फिर जज्बात में बहकते हुए मैंने अचानक ही उसके रुखसार पर अपने होंठ रख दिए थे। मेरी इस हरकत पर उसकी आंखें खुल गई थीं और मेरे चेहरे को वो देखकर मुस्कुराई थी, और इसकी मुस्कुराहट ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे तो लगा था कि रात के इस पहर अगर वो मुझे अपने कमरे में देखेगी तो हंगामा खड़ा कर देगी या फिर मुझसे सवाल करेगी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने खुद अपने बाजुओं को मेरी गर्दन के गिर्द हमाइल कर दिया। मेरी बेचैनी अरूज को पहुंच चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वापस अपने कदम पीछे लूं या फिर आगे बढ़कर अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचा दूं। मैं कश्मकश का ही शिकार था कि इसने खुद ही मुझे अपने बिस्तर पर जगह दे दी थी, और फिर उसने अचानक ही ऐसी हरकत की थी कि मैं खुद शर्म से पानी पानी हो गया था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बयान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक 14 साला लड़की ने किस तरह मेरी ताकत को खत्म किया। और पूरे 4 घंटे बाद मेरी उम्र तकरीबन 45 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई थी और इसकी वजह मेरी बहनें थीं, जिनकी शादियों के लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। जब वो शादीशुदा हो गई और मेरी शादी का वक्त आया तो इन चारों को मिलकर कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। हर लड़की में कोई न कोई नुक्स निकाला जाता और रिश्ता ना तय पाता। धीरे धीरे मेरे सर में चांदी के तार नजर आने लगे। हर कोई मुझसे मेरी शादी का पूछने लगा,
जिस طرح لڑکیاں شادی کے سوال پر کتراتی ہیں، اسی طرح میں بھی اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے شادی کے سوال سے بھاگنے لگا تھا۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ میری نفسانی خواہشات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ 45 سال کی عمر کا مطلب ایک مرد کی آدھی زندگی ہوتی ہے، جو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے قربان کر دی تھی، اور اس کے بعد بھی مجھے کوئی صلہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میری چاروں بہنیں میرے گھر جمع ہوئیں، وہ کسی لڑکی کو دیکھنے گئی تھیں اور واپس آ کر اس میں طرح طرح کے نقص نکال رہی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر میری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر میری بہنیں ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں، ہم تو اچھی بھابھی لانا چاہتے ہیں، لگتا ہے آپ کو بہت جلدی ہے۔ انہوں نے کچھ اس انداز سے میرا مذاق اڑایا تھا کہ میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے ان کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا تھا، نہ صرف اپنی جوانی بلکہ اپنی محنت کا سارا پیسہ ان کی خوشیوں پر قربان کر دیا تھا، اور وہ لوگ میری ایک خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ جان بوجھ کے وہ میری شادی نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ اب بھی میری کمائی پر ان چاروں کا ہی حق تھا۔ میں جو بھی کماتا اپنی بہنوں پر ہی لٹاتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میرے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈ رہی تھی، صرف وقت گزاری کر رہی تھی تاکہ میں خاموش رہوں۔ میری ماں بیمار تھی اور بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی اور کہنے لگی، بیٹا یہ چاروں کبھی تیرا گھر بسنے نہیں دیں گی، انہیں تیری دولت کے مزے لگ گئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تو خود کسی کو پسند کر کے شادی کر لے، اور ان کو اپنی ازدواجی زندگی سے بھی دور رکھنا، کیونکہ اگر یہ تیرے گھر آئیں گی تو کوئی نہ کوئی فساد ضرور کھڑا کریں گی۔ ایک ماں ہوتے ہوئے میری ماں نے خود مجھے اپنی ہی بہنوں سے دور ہونے کا کہا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ اماں نے زندگی میں دیکھ لیا تھا کہ میری بہنیں کس طرح سے لوٹتی ہیں مجھے۔ اماں کی بات میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی، اور پھر اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے انتقال کے بعد تو میری چاروں بہنوں نے میری شادی کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا، اور میں بالکل ہی تنہا رہ گیا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ اور پھر میرے دوست نے مجھے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو یتیم تھی اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ وہ میرے دوست کے محلے دار تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ تیری اتنی عمر ہو چکی ہے، اب تجھے اچھی اور جوان لڑکی نہیں ملے گی، لیکن یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور جوان بھی ہے۔ بہت سے لڑکے اس سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ کسی نیک اور شریف لڑکے کا ساتھ چاہتی ہے، کیونکہ اس کی 14 سالہ بہن بھی اس کے ساتھ ہے۔ اگر تو کہے تو میں تیری بات کرتا ہوں۔ اور یوں اپنے دوست کے کہنے پر میں نے اس لڑکی سے ایک ملاقات کر لی۔ اس کا نام تبسم تھا، اور اسے دیکھتے ہی میں پوری طرح سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ وہ بہت ہی حسین تھی۔ اس کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے اور وہ خود نوکری کر کے اپنی اور اپنی بہن کا گزارا کر رہی تھی۔ میں نے بنا اپنی بہنوں کو بتائے تبسم سے سادگی سے نکاح کر لیا، اور اسے اور اس کی 14 سالہ بہن روبینہ کو اپنے گھر لے آیا۔ میری بہنوں کو اگلے ہی دن خبر مل گئی تھی اور خوب ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھا چکا تھا، اور پھر اماں کی بات بھی مجھے یاد تھی۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کو تبسم قبول نہیں ہے تو میرے گھر کا راستہ مت دیکھنا۔ میری بہنیں خفا ہو کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھیں، اور مجھے بالکل بھی افسوس نہیں تھا۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی تبسم نے دوبارہ سے اپنی نوکری شروع کر دی تھی۔ گھر پر صرف میں اور میری سالی روبینہ ہی ہوتے تھے۔ میری نوکری کا وقت ذرا دیر کا تھا، میں 10 بجے کے بعد گھر سے نکلتا تھا، جبکہ تبسم صبح 7 بجے ہی گھر چھوڑ دیتی تھی۔ اس لیے جب میں سو کر اٹھتا تو روبینہ میری خدمت گزاری کرتی، مجھے ناشتہ بنا کر دیتی۔ کہنے کو تو وہ 14 سال کی تھی، لیکن نہ صرف اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی بلکہ اس کی عادتیں اور کام کاج بھی بڑی لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ وہ آرام سے سارا گھر سنبھالتی تھی، میرے اٹھتے ہی میرے کمرے میں ناشتہ لے کر آتی، میرے کپڑوں جوتوں کا خیال کرتی، میرے آگے پیچھے پھرتی۔ شروع میں تو میں اسے چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور خود بھی اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھے احساس دلایا کہ وہ چھوٹی بچی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تبسم کے جانے کے بعد وہ اس کے کپڑے پہن لیتی، کبھی اس کی ساڑی تو کبھی اس کی نائٹی، اور پھر خاص کر مجھے دکھانے کے لیے میرے کمرے میں آتی، اور اس وقت مجھے احساس ہوتا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے۔ وہ میرے سامنے دوپٹہ لینے سے بھی گریز کرتی تھی، اور میں بھی خود بخود اس کے وجود سے نظریں چرانے لگتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے ساتھ بیٹھنے لگی، مجھ سے باتیں کرنے لگی،
तबस्सुम से भी ज्यादा रवीना मुझे वक्त देती थी और मेरा दिल खुद ब खुद इसकी तरफ डोलता था। मैं लाख नेक शरीफ मर्द सही, लेकिन तन्हाई में जब मुझे नामहरम का साथ मिला तो मेरा दिल खुद ब खुद बेहयाई की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल चाहता कि मैं हाथ बढ़ाऊं और इसे छू लूं, और फिर एक दिन रवीना के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जैसे ही भागा तो देखा वो बिस्तर पर खड़ी हुई थी। मुझे देखते ही वो भागकर नीचे उतरी और आकर मेरे गले लग गई और फिर रोने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे अपने बाजू में समेटा और पूछा, क्या हुआ है? तो पता चला कि कमरे में चूहा आ गया था। मुझे इस बात पर बहुत ही हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही रुबीना की गुर्बत मुझे झुलसा भी रही थी। वो इतनी कसकर मेरे गले लगी थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, और उस दिन मेरा दिल चाहा कि मैं रुबीना को पूरी तरह से हासिल कर लूं। मगर कुछ ही देर में मुझे ख्याल आया कि ये गलत है। तबस्सुम मेरी बीवी है और मैंने उससे शादी अपनी मर्जी से की थी। तबस्सुम सुबह 7 बजे नौकरी के लिए निकलती तो शाम 5 बजे घर आती। इस वक्त मैं दफ्तर में होता, क्योंकि मेरी नौकरी सुबह 10 से रात 8 की थी। रात 8 बजे लौटता तो तबस्सुम जब तक खाना खाकर आराम कर रही होती। कुछ देर हम एक साथ गुजारते और फिर वो गहरी नींद सो जाती। मैं चाहता था कि तबस्सुम नौकरी छोड़ दे और घर भर संभाले, लेकिन तबस्सुम का कहना था कि रुबीना उसकी जिम्मेदारी है और जब तक रुबीना की शादी नहीं हो जाती वो नौकरी करती रहेगी, ताकि रुबीना को अपनी कमाई से रुखसत कर सके। रुबीना के मामले में वो मेरा एहसान नहीं लेना चाहती थी और अपनी बीवी की खुददारी मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं इसकी अना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा कभी इससे नौकरी छोड़ने की बात नहीं की थी। और सच तो ये था कि इसकी गैर मौजूदगी में रुबीना के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। रुबीना स्कूल नहीं जाती थी, वो प्राइवेट 9वीं जमात के इम्तहान दे रही थी। एक रात मैं दफ्तर से लौटा तो रुबीना मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि क्या आप पढ़ाई में मेरी मदद करेंगे? मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैंने रुबीना से कहा, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, तुम सुबह मेरे पास ले आना। मगर वो कहने लगी कि नहीं, मैं दिन भर घर के कामकाज करती हूँ, पढ़ाई के लिए मेरे पास यही वक्त है। आप अभी मेरे साथ चलें, बस कुछ देर की ही तो बात है। रुबीना की परेशानी देखकर तबस्सुम कहने लगी कि मुझे तो रियाजी बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं तो खुद भी रियाजी में बहुत ही कच्ची थी। आप ही इसे समझा दें, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। वो खुद तो सो गई और मैं रुबीना के साथ उसके कमरे में पहुंच गया। मैं रुबीना को पढ़ाने के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ही अजीब से अंदाज में मेरे सामने बैठी थी। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैंने एक दो दफ़ा इससे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन इस सवाल पर इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर अचानक से ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं। इसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा और टॉपिक से बिल्कुल ही वो हट गई थी। बुक्स एक तरफ रख दी और वो मेरे हाथों और मेरी खूबसूरती को बयान कर रही थी। मैं हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। फिर अचानक ही उसने एक अजीब सी फरमाइश कर दी। कहने लगी कि कल सुबह कुछ देर से दफ्तर चले जाइएगा, मैं और आप एक साथ मूवी देखेंगे। पता नहीं वो किस मूवी का नाम ले रही थी, लेकिन मैं हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। अचानक ही इसे मूवी देखने का शौक क्यों पैदा हो गया? मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम लगा दो। इसके बाद उसने जो मूवी लगाई वो देखकर मैं दंग रह गया। वो बच्चों के देखने लायक मूवी नहीं थी। मुझे लगा कि वो कोई ऐसी मूवी लगाएगी जो कॉमेडी होगी, लेकिन उसने तो एक अजीब सी इंग्लिश मूवी लगा ली। उसके बाद वो मुझसे कहने लगी कि मैं इंग्लिश मूवीज देखती हूँ ताकि मुझे इंग्लिश बोलनी आ जाए। मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक है। वो बिस्तर पर मेरे साथ ही करीब होकर बैठ गई और फिर मूवी चलने लगी। कुछ कुछ ऐसे भी मनाजिर आए जिन्हें देखकर मैं नजर चुरा गया, लेकिन फिर भी इसे कोई झिझक महसूस नहीं हुई। और उस रात मुझे एहसास हुआ कि रुबीना वो बच्ची नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, बल्कि वो एक जवान होती हुई लड़की है जिसके ना सिर्फ जज्बात और एहसासात हैं, बल्कि वो इन्हें बयान करना भी चाहती है। मैंने बीच में से ही मूवी बंद की। रुबीना से पूछा कि तुम सारा दिन क्या करती हो? इस पर से उसने बताया कि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती है, वीडियोस देखती है, मूवी वगैरह एंजॉय करती है। घर के कामकाज के बाद वो बाकी का वक्त यही सब कुछ करती है। और फिर मुझे समझ आ गया कि वो मोबाइल में क्या कुछ देखती होगी। अगले दिन मैंने मौका देखकर इसका मोबाइल फ़ोन चेक किया तो मेरा शक सही साबित हुआ। वो ऐसा ही कंटेंट देखती थी
जो बड़ों का था और उसका उससे कोई वास्ता नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। और फिर तकरीबन हर रात ही ऐसा होने लगा कि रुबीना मेरे पास चली आती और पढ़ाई का कहकर मुझे अपने साथ ले जाती। कुछ देर तो पढ़ाई करती, लेकिन फिर इसके बाद या तो कोई मूवी लगा लेती या गेम खेलना शुरू कर देती, और फिर आधी रात को मैं वापस चला आता। इस सब में एक अजीब बात थी, और वो थी मेरी बीवी तबस्सुम से मुतालिक। तबस्सुम ने कभी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था कि मैं आधी आधी रात तक उसकी बहन के कमरे में क्या करता हूँ, या इसकी बहन हर रात मुझे अपने कमरे में क्यों ले जाती है। ना ही इसे कोई जलन थी और ना ही तजस्सुस। मैं तो जब भी कमरे में जाता वो मज़े की नींद सो रही होती, और अगर जागती भी तो कोई सवाल जवाब ना करती, और इसी बात ने मेरी हिम्मत को मज़ीद बढ़ावा दिया था। और फिर आधी रात के वक्त जब तबस्सुम बहुत ही गहरी नींद सो रही थी, मेरी आँख खुल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। तबस्सुम मेरे बहुत ही करीब थी, लेकिन मैं इसे हासिल नहीं करना चाहता था। मेरा दिल तो किसी और ही तरफ भटक रहा था। मुझे रह रह कर रुबीना का ख्याल आ रहा था। मैं कुछ देर पहले ही इसके कमरे से आया था और आकर सो गया था। ख्वाब में भी मैंने रुबीना को ही देखा था, और अब उठने के बाद भी इसी के कमरे में जाना चाहता था। मेरा दिल मुझे कह रहा था कि अगर रुबीना खुद मेरी तरफ बढ़ रही है तो मुझे उसे हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन दिमाग रोक रहा था कि ये सही नहीं है। और फिर रात के अंधेरे में शैतान मुझ पर हावी हो ही गया, और मैं इसके कमरे में पहुंच गया। मैंने सोचा था कि एक नज़र इसके चेहरे पर डालूंगा और पलट जाऊंगा, और वो सोते हुए कैसी लगती है, मैं ये देखना चाहता था। मगर इसके कमरे में पहुंचकर मेरे तो होश ही ठिकाने आ गए जब मैंने इसे नाइटी में देखा, और वो बिल्कुल जवान लड़की लग रही थी। और फिर इसने खुद ही ना सिर्फ मुझे अपनी गिरफ्त में लिया, बल्कि अपने बिस्तर पर लिटा लिया। इससे पहले कि मैं खुद हाथ बढ़ाकर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करता, उसने खुद ही मुझे बातों में लगा लिया। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडे पड़ने लगे, और मुझसे बहुत सारे सवालात वो पूछ रही थी। मैं उसके सवालों के जवाब देता रहा। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि जब भी इसने मुझे मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आज की रात मैं आपको ऐसी मोहब्बत दूंगी कि आप कभी भूल नहीं सकेंगे। इसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और मैंने कहा ठीक है, और फिर वो एकदम ही कमरे से निकल गई। मैं उसका इंतज़ार करने लगा, और जब कुछ देर बाद वो लौटी तो इसकी आंखों में आंसू थे। चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे, और वो रो रही थी। मैं फौरन उठ बैठा। इससे पहले मैं उसे पूछता कि रवीना, तुम्हें क्या हुआ है, उसके पीछे से मुझे तबस्सुम का चेहरा नजर आया। वो रोते हुए तबस्सुम से कहने लगी कि आपके शौहर ने आधी रात को मेरे कमरे में आकर मुझे ना सिर्फ ये लिबास पहनने पर मजबूर किया, बल्कि मेरे साथ ज्यादती भी की है। रुबीना की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। तबस्सुम ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगी कि मैंने आंखें बंद करके आप पर भरोसा किया, लेकिन मुझे लगा था कि आप हम यतीम लड़कियों का ख्याल करेंगे, लेकिन आपने तो मेरी बहन की ही इज्जत बर्बाद कर दी। कैसे मर्द हैं आप। तबस्सुम ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया था। मैंने इनकार किया और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन रुबीना की हालत तो कुछ और ही कह रही थी, और तबस्सुम को मुझसे ज्यादा अपनी बहन पर भरोसा था। और फिर तबस्सुम ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगी, इसी वक्त मुझे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ जिंदगी गुजार नहीं सकती। मैंने इसे रोकना चाहा, लेकिन इसने अपना और अपनी बहन का सामान बांध दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहन को लेकर वापस जा रही हूँ। अगर आपने मुझे तलाक ना दी तो मैं तलाक ले लूंगी। और तबस्सुम रबीना का हाथ पकड़कर आधी रात को ही घर छोड़कर चली गई थी। मैं इसे पुकारता रह गया, लेकिन वो ना रुकी। अगले दिन मैं इसके घर भी गया, लेकिन इसने दरवाज़ा ना खोला और कहने लगी, अगर आपने मुझे तलाक ना दी तो मैं खुला ले लूंगी। और तबस्सुम रुबीना का हाथ पकड़कर आधी रात को ही घर छोड़कर चली गई। मैं उसे पुकारता ही रह गया, लेकिन वो रुकी ना। अगले दिन मैं उसके घर भी गया, लेकिन उसने दरवाज़ा ना खोला और कहने लगी कि मैं चीख चीख कर सारे मोहल्ले को जमा कर लूंगी। अगर आपको अपनी इज्जत अजीज है तो वापस लौट जाएं, हमारी इज्जत तो आप बर्बाद कर ही चुके हैं। और फिर उसने अपनी बात पूरी की, और 1 महीने बाद मुझे खुला का नोटिस मिल गया था।
मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ हुआ क्या है। रुबीना ने खुद मेरी तरफ कदम बढ़ाए थे, उसने खुद मुझे अपने कमरे में रोका था और खुद मेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रही थी। फिर अचानक ही उसने ये हरकत क्यों की थी? मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो तबस्सुम को उठाकर लाएगी। मैं बुरी तरह से टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा था क्या, कैसे और क्यों। और इस तरह 3 महीने और गुजर गए और फिर एक रोज़ मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा वही दोस्त जिसने मेरी और तबस्सुम की शादी करवाई थी, वो मेरे पास आया था। उसने आकर मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, मुझे मालूम नहीं था कि रुबीना तुम्हारे साथ भी यही हरकत करेगी। दरअसल रुबीना नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो और वो किसी और के साथ मसरूफ़ हो जाए। माँ बाप के बाद रुबीना के लिए तबस्सुम ही सब कुछ थी और वो तबस्सुम को किसी के साथ भी बांटता नहीं देखना चाहती थी। तबस्सुम बहुत अच्छी और नेक लड़की है और उसकी पहले भी 3 मंगनियाँ टूटी हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो मंगनियाँ क्यों टूटी हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि तबस्सुम के हर रिश्ता टूटने के पीछे उसकी बहन का हाथ है। वो या तो अपनी बहन को बुरा कहकर उसकी मंगनी तुड़वा देती है या फिर खुद अपने होने वाले बहनोई के साथ कोई न कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करती है और तबस्सुम का रिश्ता खत्म हो जाता है। इस बार मेरे जोर जबरदस्ती करने पर तबस्सुम ने सीधे निकाह किया और तुम्हारे साथ यहाँ चली आई और रुबीना से यही बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए उसने पहले तुम्हें अपने जाल में फंसाया और फिर तबस्सुम के सामने तुम्हें बदकिरदार साबित कर दिया। वो अपने मकसद में कामयाब रही। रुबीना की वजह से तबस्सुम की शादीशुदा जिंदगी एक दफा फिर खराब हो चुकी है। मेरा दोस्त मेरे आगे शर्मिंदा था क्योंकि मेरा घर टूट चुका था, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। ये सब सुनकर मैं खुद ना सिर्फ हक्का बक्का रह गया था, बल्कि मुझे बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि तबस्सुम वाकई एक अच्छी लड़की थी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, इसमें मैं भी बराबर का कसूरवार था। अगर मैं रुबीना की तरफ नजर उठाकर ना देखता, आधी रात को इसके कमरे में ना जाता, तो शायद वो कभी अपने मकसद को पूरा ना कर पाती। आज तबस्सुम और रुबीना को मेरी जिंदगी से गए कई महीने होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं तबस्सुम को याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जितना अरसा उसने मेरे साथ गुजारा किया, वो मेरे साथ बहुत मुखलिस रही थी। उसने कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी जिसने मेरी दिल आज़ारी की हो। वो तो अपनी बहन का भी सौतेला नहीं चाहती थी, बल्कि उसका भला ही चाहती थी। लेकिन उसकी बहन ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। मैं दुआ करता हूँ कि तबस्सुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और रुबीना दोबारा इसके लिए कोई मुश्किल घड़ी खड़ी ना करे। कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि क्या कोई छोटी बहन ऐसी हरकत भी कर सकती है? क्या सिर्फ तबस्सुम को अपने साथ रखने के लिए वो सारी ज़िंदगी तबस्सुम को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकती? क्या कुछ बहनें इस कदर खुदगर्ज भी होती हैं? जो मेरी बहनों ने मेरे साथ किया, शायद वही तबस्सुम की बहन ने भी उसके साथ किया। हम दोनों का दुख एक जैसा ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी बहनों की हकीकत से वाकिफ़ हो गया और तबस्सुम अभी तक धोखे में है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे तबस्सुम से मिलकर अपनी उसकी बहन की हकीकत बतानी